हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मैं आशा करती हूँ 2024 आपको वो सारी चीजें, वो सारी खुशियां दे जिनकी आपने कामना की है। तो इसी गुड विशेस के साथ हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दिसंबर जो हमारा फोर्थ वीक है, दिसंबर 4 नहीं है, ये फोर्थ वीक है। यहाँ पे इस हफ्ते जितने भी हमारी बैंकिंग की और फाइनेंस की करंट अफेयर्स आए हैं उनको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, शुरू करते हैं अपनी कहानी को। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एसएससी जनरल अवेयरनेस के 2024 का बैच हमारी ऐप पर आ चुका है। आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हो। इसमें सारे लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, कंप्लीट जीए इसके अंदर कवर करवाया जा रहा है। और अभी कुछ ऑफ भी चल रहा है, कुछ स्पेशल कोड्स का अगर आप यूज करते हो तो पायल 20 कोड का अगर आप यूज करते हो तो आपको 20% का डिस्काउंट जो है इस कोर्स पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। कौन कौन सी न्यूज इसके अंदर होने वाली है देखते हैं। सबसे पहले आरबीआई ने पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को 2025 तक एक्सटेंड कर दिया है। तो क्या था ये, पहले क्या था और अब क्या हो गया, और ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता क्या है, एक बार इसको समझ लेते हैं। पहले देखिए, जो ये पीआईडीएफ की स्कीम चलती थी ये 2023 तक थी। कब तक के लिए थी? ये 2023 के लिए थी। ठीक है, 2023 तक के लिए थी, टिल 2023। अब इसको 2 साल एक्सटेंड करके 2025 तक कर दिया। देखो क्या होता है, जितने भी बैंक होते हैं और आरबीआई, इन सब ने थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के एक फंड क्रिएट किया। उस फंड का नाम क्या हुआ? पीआईडीएफ, यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये क्या करते हैं? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से जितना भी डिजिटल आप लोगों का खर्चा लगता है, मतलब जितने भी मर्चेंट्स हैं उनको वो पॉइंट ऑफ सेल की मशीन लानी पड़ती है। उनको छोटी छोटी ट्रांजेक्शन्स के लिए, मतलब कि जैसे आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हो, आप क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहे हो, तो वो सब कुछ उनको वो इंफ्रा बिल्ड करना पड़ता है अपने वहां पे, जिसका खर्चा लगता है। तो बहुत सारे जो दुकानदार हैं, जो मर्चेंट्स हैं, वो कहने लगे, बोले हमें क्या पड़ी है, हम क्यों करें, हम तो ऑफलाइन पैसा ले लेंगे, हम तो फिजिकल कैश ले लेंगे हाथ में, हमको करना ही क्या है करंट का मतलब ये ऑनलाइन पैसा लेने का। लेकिन भारत सरकार क्या चाहती है कि डिजिटल इंडिया बने, डिजिटल पेमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। तो बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के चार्जेस जो मर्चेंट्स को देने पड़ते थे, भारत सरकार ने क्या कहा कि हम एक फंड बना रहे हैं और उस फंड से आपको वो पैसा मिल जाएगा या फिर आपको सब्सिडाइज्ड रेट पे चीजें मिल जाएंगी। तो ये फंड किस लिए आया है? जितनी भी आपकी रिटेल पेमेंट्स होती है, उस पेमेंट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट को बियर करने के लिए ये फंड बना है, जिसको कह रहे हैं पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, पीआईडीएफ। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे बीच में एक रेट लगा था, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट में क्या होता था कि मान लीजिए आपने 100 रुपए किसी शॉपकीपर को दिए तो उसके पास 98 रुपीज ही जाएंगे। 2% क्या कहते थे, भाई हम आपको सर्विस दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट ले पा रहे हो तो आपको 2% देना पड़ेगा। किसको? मर्चेंट को ये खर्चा उठाना पड़ता था, 2% वाला। तो मर्चेंट्स ने जब इसका क्रिटिसिज्म किया कि हम नहीं लेते फिर ऑनलाइन पेमेंट, हम तो अपना कैश ले लेंगे, हमें क्या पड़ी है ऑनलाइन पैसा लेने की, तो सरकार ने क्या कहा, रुको, पीआईडीएफ से तुमको ये पैसा मिल जाएगा, इस डेवलपमेंट फंड से पैसा मिल जाएगा। अब न्यूज क्या है, इस फंड को 2023 तक के लिए बनाया हुआ था, अब इसको 2 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया। तो नाम क्या दे दिया? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को इसको 2025 के लिए कर दिया। इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिशियरीज इंक्लूडेड है? पीएम विश्वकर्मा स्कीम वाले, मतलब जो वो थे ना, जितने भी आर्टिसंस लोग हैं छोटे छोटे, वो पीएम विश्वकर्मा स्कीम, मैंने गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो बनाई थी, पूरे साल की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम उसमें डिस्कस की थी, तो आपको पता होगा वहां पे मैंने विश्वकर्मा स्कीम भी कराई थी। तो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये जो लोग होते हैं पीएम विश्वकर्मा स्कीम वाले, जो आर्टिसंस होते हैं, जो रिटेल पेमेंट लेते हैं, छोटे छोटे आर्टिसंस, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, उसके बाद जैसे आप कोई साउंड बॉक्स डिवाइस लगा रहे हो, ऐसे आप देखते हो ना, पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए, इस तरीके से वो बोलता है ना। तो वो जो साउंड बॉक्स आप लगा रहे हो या कोई आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक डिवाइस आप लगा रहे हो, जिसमें आप इस तरीके से अंगूठा वंगूठा टैप करके आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये सारी चीजों के ऊपर जो फायदा मिलता है वो पीआईडीएफ से मिलता है। ठीक है, और अब जो है ये 2025 तक बढ़ गया है। इस स्कीम के बारे में बताया गया है
कि ये जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था। आरबीआई ने इस स्कीम को 2021 में इंट्रोड्यूस किया था 2023 तक के लिए, दिसंबर 2023 के लिए, पर अब इसको एक्सटेंड कर दिया 2025 के लिए। इसमें किस किस चीज के लिए पैसा मिलता है? पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल, क्विक रिस्पॉन्स क्यूआर कोड्स, ठीक है, 30 लाख टच पॉइंट एवरी ईयर जो होते हैं, उन सब के लिए पैसा इस फंड से मिलता था। टीयर 3 और टीयर 6 सेंटर्स के अंदर, मतलब जो बड़े शहर है वहां पे, जहां पे जनसंख्या ज्यादा है, वहां पे ये स्कीम जो है वो लागू थी। ठीक है, बाद में इसको टीयर 1 और 2 की जगह भी उन स्कीम के अंदर भी इनको इंक्लूड कर दिया था। स्वनिधि स्कीम जो थी, मतलब जो स्ट्रीट वेंडर्स वाली स्कीम थी, वो भी इसके अंदर एलिजिबल थे। ठीक है, इसका जो गवर्नेंस है वो कौन करता है? ये जो पूरा डेवलपमेंट फंड है, इसको 9 मेंबर्स का एक्स ऑफिशियो एडवाइजरी काउंसिल होता है। 9 मेंबर्स ऑफ एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो मतलब एक्स्ट्रा ऑफिस, जो ऑलरेडी किसी ना किसी ऑफिस में है, वो एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स होते हैं, 9 मेंबर्स एडवाइजरी काउंसिल जिसको कह रहे हैं, वो इस पूरे फंड को गवर्न करते हैं। गुणवीर सिंह जो है वो चीफ जनरल मैनेजर इंचार्ज है इस पूरे फंड के। गुणवीर सिंह कौन है? जो इस पूरे फंड के इंचार्ज है। तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आरबीआई का आपको पता है कौन कौन इसके फुली ओन्ड सब्सिडरी हैं आरबीआई के, और आरबीआई को ये पावर मिली सेक्शन 18 अंडर सेक्शन 10 सब क्लोज 2 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंडर, कि आप ऐसा कुछ काम कर सकते हैं, आप इस तरीके से रेगुलेशन कर सकते हैं, ये फंड बना सकते हैं। ठीक है, कौन फुली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की, मतलब जो कंप्लीट आरबीआई के ही 100% आरबीआई की ही सब्सिडरी है। उसमें सबसे पहले है डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है? जो पैसा आप बैंक में डालते हो उसमें 5 लाख रुपए पे ये इंश्योरेंस करके देते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये आपकी करेंसी प्रिंटिंग करते हैं। रिवर्स बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इंडियन फाइनेंस टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, ये सब के सब, ये पांचों जो है ये आरबीआई की ही फुली ओन्ड सब्सिडरी है, और इन्हीं के चेयरमैन उस पीआईडीएफ फंड के 9 मेंबर कमेटी के अंदर भी आते हैं। ठीक है, अगली न्यूज क्या है देखते हैं। आरआईएल बिकम्स फर्स्ट इंडियन कंपनी टू यूज केमिकल रिसाइकलिंग फॉर आईएससीसी प्लस सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर। आरआईएल क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड भारत की पहली कंपनी बन गई है जो जो रिसाइकिल कर रही है, प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर रही है, और इसके चलते इसको एक सर्टिफिकेट मिला है जिसका नाम है आईएससीसी प्लस सर्टिफाइड, यानी इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन। ठीक है, जो पॉलीमर्स होते हैं, जो प्लास्टिक आप यूज करते हो, उसको रिसाइकिल कर रही है ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो इसको ये सर्टिफाइड कर दिया है इसको कि हाँ जी ये रिसाइकलिंग में काम करते हैं। इनकी कौन सी ब्रांच है? ये गुजरात जामनगर की रिफाइनरी है जो जिसको ये सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, ये सरकू रिलीन नाम का पॉलिथीन बनाते हैं, सरकू रिलीन। ठीक है, ये क्या है? ये क्या बता रहा है सरकू रिलीन? कि हमने इसको रिसाइकिल किया है, रिसर्कुलेट किया है। ठीक, तो ये एक पॉलिथीन का टाइप है जिससे कार्बन एमिशन कम हो रहा है। अगली न्यूज क्या है? सेबी ने जो डेडलाइन है वो 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है कि म्यूचुअल फंड में डीमैट अकाउंट में आप अपने नॉमिनीज को ऐड कर सकते हो। मतलब कहने का भाव क्या है? जैसे हम बैंक में अपने नॉमिनी बनाते हैं ना, कि हमारे जाने के बाद हमारा नॉमिनी उस पैसे का यूज कर सकेगा या वो इस पैसे को रेगुलेट कर सकेगा, ऐसे ही डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड के अंदर भी नॉमिनी बनते हैं। तो आरबीआई ने क्या कहा है कि आप जो है वो जून 2024 तक अपने नॉमिनी बना सकते हो डीमैट अकाउंट के लिए और म्यूचुअल फंड के लिए। 27 दिसंबर 2023 को सेबी ने ऐसा कहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ऐसा कहा है कि आप अपने डीमैट अकाउंट के नॉमिनी और म्यूचुअल फंड के नॉमिनी को 30 जून 2024 तक डिसाइड कर लेना। आपको टाइम को एक्सटेंड करके दे दिया है। इससे क्या होगा? उनके जो एसेट्स हैं वो सिक्योर रहेंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके एसेट्स सिक्योर रहेंगे उनके जाने के बाद भी, ताकि वो पैसा जो है उनका सारा लीगल हायर के पास ही पहुंचे। इंफॉर्मेशन बाय सेबी, जो इंफॉर्मेशन दी सेबी ने वो सेक्शन 11(1) सेबी एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग ये पावर सेबी को मिलती है कि आप इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। की पॉइंट्स क्या है? अगर कोई इन्वेस्टर नॉमिनी ऐड ना करना चाहे तो वो एक डिक्लेरेशन सबमिट करेगा कि हाँ जी हम कोई नॉमिनी नहीं डालना चाहते, मतलब मेरे बाद ये पैसा किसी और लीगल हायर को जाए, मैं ऐसा कोई विल नहीं लिख के दूंगा। आप एक डिक्लेरेशन साइन कर सकते हो, एक्सप्लिसिटली ऑप्ट आउट कर सकते हो कि भाई हमारा कोई लीगल हायर नहीं है, या मैं कोई भी इस तरीके का नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहता। मिसिंग द नॉमिनेशन डेडलाइन में रिजल्ट इन सेबी फ्रीजिंग डेबिट फ्रॉम म्यूचुअल फंड और ट्रेडिंग वाया डीमैट अकाउंट। अगर आप किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं दे रहे हो 30 जून 2024 तक,
तो आपका जो पैसा है म्यूचुअल फंड का और डीमेट का वो फ्रीज कर दिया जाएगा। सेबी आपको ट्रांसफर नहीं करेगा उस पैसे को। ओनली इंडिविजुअल डीमेट अकाउंट होल्डर आइदर सिंगली और जॉइंटली आर एलिजिबल टू नॉमिनेट। क्या कह रहा है? जो इंडिविजुअल डीमेट अकाउंट होल्डर है, चाहे आपने जॉइंट अकाउंट खुलवाया है, चाहे आप सिंगल ही उसके मालिक हो उस अकाउंट के, आप ही एलिजिबल हो अपने नॉमिनी को चूज करने के। नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज लाइक सोसाइटीज, ट्रस्ट, कॉर्पोरेशन कैन नॉट नॉमिनेट। जो ये नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज है, जो इंडिविजुअल नहीं है, जैसे किसी सोसाइटी के नाम पे डीमेट अकाउंट है, किसी ट्रस्ट के नाम पे डीमेट अकाउंट है, वो इस तरीके से अपना नॉमिनी बनाने के एलिजिबल नहीं है। जॉइंट होल्डर्स नॉमिनेट कर सकते हैं। डेथ के केस में सिक्योरिटीज अगर जो है वो मतलब कि उनके नॉमिनी के पास चले जाएंगे। मान लो दो दो बंदे हैं जिनका कोई खाता है, उनमें से एक मर गया, तो जब तक दूसरा बंदा परमिट नहीं करेगा नॉमिनी तक कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। एनआरआई भी नॉमिनेट कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक, लेकिन माइनर्स नहीं हो सकते। जो नॉमिनी आप बना रहे हो वो माइनर्स नहीं हो सकते। ठीक है, 3 नॉमिनी तक अलाउड है। आप मैक्सिमम 3 नॉमिनीज जो है वो बना सकते हो। ये सारी कहानी थी सेबी के नॉमिनी के बारे में। अभी अगली न्यूज क्या है? ओएनडीसी अनाउंस्ड 2 सेपरेट पार्टनरशिप विद गूगल एंड मेटा। आपको पता है मेटा फेसबुक, ठीक है, यानी कि कहने का भाव क्या है, व्हाट्सएप मतलब जो मेटा है पहले इसको फेसबुक के नाम से जानते थे। ओएनडीसी है ओपन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इसने दो अलग अलग पार्टनरशिप जो है वो साइन की है, एक गूगल के साथ और एक मेटा के साथ। मेटा को पहले फेसबुक कहते थे, एक गूगल के साथ और एक मेटा के साथ। ओएनडीसी और गूगल हैज पार्टनर टू इनेबल मेट्रो टिकट बुकिंग थ्रू इट्स मैपिंग ऐप गूगल ऐप। अब आपको पता है गूगल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, गूगल डॉक है, गूगल मैप है ना, गूगल फॉर्म है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो जो गूगल मैप वाला इनका सिस्टम है उसका यूज करके मेट्रो की टिकट्स को बुक करने के लिए ओएनडीसी और गूगल ने ज्वाइंट पार्टनरशिप किया है कि जो मेट्रो की टिकट्स हैं वो ऑनलाइन ही बुक हो जाए। ठीक, इससे क्या होगा? और जो मेटा के साथ यानी फेसबुक के साथ जो पार्टनरशिप हुई है वो स्मॉल बिजनेस की रीच को एक्सपेंड करने के लिए, व्हाट्सएप पे जितने छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं व्हाट्सएप पे वो कॉन्वर्सेशन के माध्यम से अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकेंगे। कुछ इस तरीके का पार्टनरशिप दोनों ने साइन किया है। ओएनडीसी क्या है? ये इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। जो इनकी डिटेल्स है ओएनडीसी और मेटा की वो मैंने आपको बताई। जितने छोटे छोटे बिजनेस वाले हैं, जो टेक्निकल सॉल्यूशन प्रोवाइडर हैं, ये क्या करेंगे? व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्वर्सेट करेंगे बायर से और अपने काम को बढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद जो आपके गूगल के साथ पार्टनरशिप हुई है उसके अंदर क्या है? गूगल कोलैबोरेट्स विद ओएनडीसी। इसमें क्या होगा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, जैसे मेट्रो है, उसको डिजिटलाइज करना है। मैसिव स्केल पे डिजिटल तौर पे ही आपकी जो टिकट्स हैं वो बुक हो जाए। द पार्टनरशिप फोकसेस ऑन लेवरेजिंग गूगल मैप टू एनहेंस द ओएनडीसी इनेबल्ड ऑटो हेलिंग सर्विस। गूगल मैप का यूज किया जाएगा। नामा यात्री करके ये एक मेट्रो शेड्यूल बनाया जाएगा, नामा यात्री। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि आप ऑनलाइन ही अपनी मेट्रो की टिकट्स को बुक कर सकोगे। ठीक, गूगल प्लान्स टू लॉन्च कोची मेट्रो ऑन गूगल मैप्स। कोची मेट्रो को भी गूगल मैप्स पे लाने की कोशिश की जा रही है, पावर्ड बाय नामी यात्री, बाय मिड 2024। ओएनडीसी की बात करें, इसके सीईओ हैं थैम्पी कोशी, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और 2022 में ये लॉन्च हुआ है। अगली न्यूज क्या है? इंडसइंड बैंक ने ई स्वर्णा नाम का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क के साथ लॉन्च किया है। इंडसइंड बैंक बहुत कुछ कर रहा है। ई स्वर्णा क्रेडिट कार्ड जो है वो इसने लॉन्च किया है। ठीक है, ये कंट्री का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड होगा। कंट्री का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड होगा जो रुपे नेटवर्क का यूज कर रहा है। की हाइलाइट्स की बात करते हैं। द कार्ड फैसिलिटेट स्मूथ ट्रांजैक्शन एट मर्चेंट आउटलेट। मर्चेंट आउटलेट के पास मतलब किसी भी व्यापारी के साथ अगर आप कोई सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो स्मूथ ट्रांजैक्शंस आपकी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये जो है एक्सक्लूसिव पर्क्स एंड रिवॉर्ड्स भी आपको देगा। जैसे आप अगर इनके क्रेडिट कार्ड को यूज करोगे तो इतना डिस्काउंट मिल रहा है, इतने आपको लाउंजेस एरिया आपको फ्री मिलेंगे, इस तरीके से आपको पर्क्स एंड रिवॉर्ड्स भी देगा। ठीक है, लग्जूरियस ट्रैवल एक्सपीरियंस भी आपको देगा, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको दे रहा है, कुछ रिवॉर्ड प्रोग्राम्स भी आपको देगा। तो ये सारी चीजें इस क्रेडिट कार्ड के बारे में है। अप्रैल 1994 को इंडसइंड बैंक का जन्म हुआ है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। सीईओ इसकी सुमंत काथपालिया है और टैगलाइन है वे मेक यू फील रिचर। इंडसइंड बैंक बहुत कुछ कर रहा है। इस महीने में, दिसंबर महीने में तो इसने बहुत सारा काम किया है। आरबीआई स्ट्रेंथन्स रेगुलेशन फॉर लेंडर इंगेजिंग इन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड।
जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है? ऐसा फंड जो जरा हटके है, जैसे एंजल इन्वेस्टमेंट, जैसे एंकर इन्वेस्टमेंट। ये कैसा फंड होता है? ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें क्या होता है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है। ये क्या करते हैं, कुछ नए नए लोग उठ रहे हैं कि आप हमारे यहाँ पे फंडिंग कर दो। जैसे लॉटरी सिस्टम नहीं होता था पहले समय में, हुंडी जिसको कहते थे, उसको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कहते हैं। तो आरबीआई ने अभी ऐसे फंड के लिए जो नॉर्म्स हैं वो रेगुलेट कर दिए हैं। आरबीआई ने बैंक और नॉन बैंक फाइनेंशियल कंपनीज को ऐसा कहा है कि आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में निवेश नहीं करेंगे। नॉट टू इन्वेस्ट इन एनी स्कीम ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, आप ऐसे किसी फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आरबीआई बैंक्स के लिए, एनबीएफसी के लिए नॉर्म्स को टाइट कर रहा है। ठीक है, रिजर्व बैंक ने ये कह दिया है कि आपको जो अरेंजमेंट है वो स्टॉप करना पड़ेगा। आप इस तरीके से, पता है दुनिया क्या करती है? जैसे मान लीजिए, मैं आपको बताती हूँ कि ए पर्सन ने किसी से लोन ले लिया। ये ए पर्सन है, इसने किसी से लोन ले लिया 10 करोड़ का। अब इसके पास वापस करने के पैसे नहीं है। ये क्या करेगा? ये कुछ लॉटरीज निकाल देगा, ये कुछ चिट सिस्टम निकाल देगा, या कह देगा मैं तो कोई बिजनेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ और मुझे तो इतना स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो कोई एंजल इन्वेस्टमेंट मान लीजिए इसको 15 करोड़ रुपए दे देता है। ठीक है कि भाई ठीक है, लो हम मदद करने को तैयार हैं, प्रॉफिट का हिस्सा हमको दे देना। ठीक। और वो कोई कंपनी वंपनी कुछ नहीं है, शेल कंपनी है, यूं ही झूठी कंपनी है। तो अब ये ए क्या करेगा? ये 15 करोड़ रुपए आए इसके पास, ये इससे 10 करोड़ रुपए उतार देगा, ये इससे 10 करोड़ रुपए जो है वो चुका देगा। तो इससे क्या होता है कि आप नए लोन को रीपे कर रहे हो, पुराने लोन को रीपे कर रहे हो नई फंडिंग लेके, पुराने लोन को रीपे कर रहे हो नई फंडिंग लेके। और ये हकीकत है, नहीं है, कुछ नहीं पता, मे बी ये फ्रॉड हो, 15 करोड़ रुपए यूं ही किसी के फंस जाए, कोई कंपनी नाम की चीज हो ही ना उस ये बंदे के पास। तो इस तरीके से आरबीआई ने क्या कहा है कि भैया इस तरीके से ये चीजें अलाउ नहीं की जाएगी। बैंक और नॉन बैंक को भी कह दिया कि आप भी इस तरीके की फंडिंग में पैसा नहीं डालोगे। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसा होता है तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर आपका पैसा जो है वापस आ जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें कही है कि आरबीआई का सर्कुलर जारी किया है कि बैंक और एनबीएफसी आर रिक्वायर्ड टू असेस एंड लिक्विडेट एआईएफ इन्वेस्टमेंट विद इन 30 डेज टू प्रिवेंट एवरग्रीनिंग ऑफ लोन एक्सपोजर। अगर आपने कुछ ऐसा काम कर दिया है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा? लिक्विडेट कर दो उन फंड को, जिसका जितना पैसा लिया है वो वापस कर दो, अगर आप कुछ ऐसा फंड चलाते हो तो। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड की बात करते हैं। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर से कुछ इन्वेस्टमेंट ले लेना, ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। प्राइवेट लोग कुछ पैसा पूल कर लेते हैं कि तुम भी दे दो, तुम भी दे दो, हम ये काम करेंगे, इस तरीके से। जैसे वेंचर कैपिटल फंड, एंजल फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड, हेज फंड, ये क्या है? ये ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। सेबी ने इनके ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगा दी है। ठीक, तो ये पूरी न्यूज थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। एप्लीकेबल कौन होता है ये भी देखना। एप्लीकेबल दीज इंस्ट्रक्शंस, किस किस पे ये जो आरबीआई सेबी की इंस्ट्रक्शंस है किस किस पे एलिजिबल होगी? जितने भी कमर्शियल बैंक है, इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक एंड आरआरबी, इन सब के ऊपर ये आरबीआई के सर्कुलर के नॉर्म्स लागू होंगे। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, उन पे भी। जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लाइक नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग बैंक है, उनके ऊपर भी। ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस है, मन्नापुरम गोल्ड है, उनके ऊपर भी ये चीजें लागू होगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन है? सेबी है। इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई है। ठीक है, आरबीआई ये काम कर रहा है, आरबीआई ने रेगुलेशंस लगाया है। आरबीआई एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग सेक्शन 56, सेक्शन 21, सेक्शन 35 ए का यूज करके। ठीक, अगली न्यूज क्या है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने एक सिंबल को रिवाइज किया है फॉर 28 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम। 28 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्कीम्स के लिए कुछ सिंबल रिवाइज कर दिए हैं। क्या है ये सिंबल, इसको समझो। क्या कहा इन्होंने, सेबी वालों ने क्या कहा? इन्होंने ये कहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स ने कि अब जितने भी जो कॉम्बिनेशन बनेंगे कोड्स के, जो भी आप ईटीएफ जारी करोगे, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जारी करोगे, उसका नाम जो आप दोगे वो किस तरीके से, जो भी आपके फंड का नाम है, इक्विटी है, डेट है, जो भी आपके फंड का नाम है, और साथ में आईईटीएफ आपको सफिक्स लगाना है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी के फंड का नाम है कार्बन फंड, तो क्या करना है? कार्बन आईईटीएफ। तो इससे क्या पता लगा कि कार्बन कुछ एनवायरमेंट पर्पस के लिए है, आई का मतलब आईसीआईसीआई
प्रूडेंशियल म्यूचुअल, और ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो आपको हर फंड के पीछे सिंबल यूज करना पड़ेगा आईईटीएफ, जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए हैं। इस फंड की बात करें 1993 में ये स्टैब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में, एमडी सीईओ मिस्टर निमेश शाह है। ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन आईसीआईसीआई बैंक एंड प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड के लिए। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये, सबसे बड़ी है एसबीआई म्यूचुअल फंड, और फिर सेकेंड नंबर पे आती है एसेट मैनेजमेंट फंड कंपनी कौन सी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। अगली न्यूज है, इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन का लोन पैक्ट साइन कर दिया है, ताकि अर्बन सर्विसेज और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो सके इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। पहले हिमाचल प्रदेश में निवेश किया था, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, यहाँ निवेश हुआ है, अब त्रिपुरा की बारी है, त्रिपुरा के अंदर निवेश किया। मेघालय में भी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने काफी पैसा दिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $100 मिलियन का लोन जो है वो साइन किया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा के लिए। जो सिग्नेटरी हैं वो कौन है, मिस्टर नीलानिया मिताश जो एडीबी के इंचार्ज है, और जूही मुखर्जी जो त्रिपुरा अर्बन और टूरिज्म डेवलपमेंट की प्रोजेक्ट मैनेजर है। इन दोनों के बीच में ये साइन हुआ है। एम क्या है, अर्बन सर्विसेज और टूरिज्म फैसिलिटीज को इंप्रूव करना। ठीक है, जो की टूरिज्म साइट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा लोग आते हैं टूरिस्ट बन के, उन साइट्स को इंप्रूव करना। की हाइलाइट्स क्या है, एक तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा, जैसे नई ट्रांसमिशन की वायर्स 42 किलोमीटर की, नए 4 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स लगाए जाएंगे 55 किलोमीटर की। ठीक है, फिर नए रोड्स बनेंगे 21 किलोमीटर के, एल्डरली, विमेन, चिल्ड्रन और डिफरेंशियली एबल्ड के लिए कुछ खास सड़कें बनाई जाएंगी। कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या क्या होगा, 12 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग काम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया जाएगा, सोशल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे। फिर बिल्डिंग रेगुलेशंस, ग्रीन बिल्डिंग बनाई जाएगी, एनवायरमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जैसे चतुर्दश देवता टेम्पल, कासबा कालीबारी, ये पैलेस जहां पे लोग ज्यादा जाते हैं, इन डेस्टिनेशंस को और ज्यादा फ्रेंडली बनाया जाएगा। ठीक है, टूरिज्म बिजनेस प्लान पिछले 10 साल का सर्वे करते हुए इसको और इम्प्रूव किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो 1966 में बना है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस के अंदर है, बहुत बार आ चुका। प्रेसिडेंट मसात्सुको असकावा है। 68 मेंबर्स हैं, 49 रीजनल मेंबर्स इसके अंदर हैं, कुछ रीजनल हैं कुछ नॉन रीजनल मेंबर हैं, 19 नॉन रीजनल हैं और 49 रीजनल मेंबर हैं, 68 टोटल मेंबर हैं। अगली न्यूज है, MSME lender You Grow Capital raises 250 करोड़ रुपीस फ्रॉम डच डेवलपमेंट बैंक। डच डेवलपमेंट बैंक क्या है, एक फॉरेन बैंक है, एक कंपनी है यू ग्रो कैपिटल नाम की। ठीक है, यू ग्रो क्या करती है, ये एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन देती है। तो इसने 250 करोड़ रुपए डच डेवलपमेंट बैंक से ले लिए हैं। ठीक है, ये कैपिटल रेज कर लिया है इसने। जो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर का मतलब बॉन्ड के रूप में आप उनसे उन पैसे को ले रहे हो, उधार के रूप में ले रहे हो 250 करोड़, और नॉन कन्वर्टिबल है मतलब कि कल को अगर कोई कहे कि इस डेट वाले पैसे को शेयर में कन्वर्ट कर दो तो वो नहीं होगा। ठीक है, नॉन कन्वर्टिबल है ये। इससे क्या होगा, ग्रेटर फाइनेंशियल इंक्लूजन भारत में बढ़ेगा। ठीक है, 240 करोड़ जो है, इससे पहले 240 करोड़ डेनमार्क इन्वेस्टमेंट फंड से लिए थे कंट्रीज को डेवलप करने के लिए, एमएसएमई को मदद करने के लिए। अब जो है इस तरीके से पैसा 250 करोड़ रेज किया है। अगली न्यूज है, आईएमएफ ने इंडियन एक्सचेंज रेट रिजीम को फ्लोटिंग से स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट में घोषित कर दिया है दिसंबर 22 से अक्टूबर 23 के लिए। अब आपको मैं एक बात बताऊं, भारत का पूरा 2022 जो था ना, बहुत ही ऐसे उतार चढ़ाव वाला रहा। अगर हम रूपी डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, भारत के रूपी ने लगभग 20% वैल्यू अपनी खो दी एज कंपेयर टू यूएस डॉलर। जिससे क्या हुआ, मतलब जो हम फ्लोट कर रहे हैं, हमारा पैसा कभी कम कभी ज्यादा ऐसा हो रहा है, हमारे रुपए की वैल्यू कभी कम कभी ज्यादा ऐसे हो रही है। लेकिन अगर हम दिसंबर 22 से अक्टूबर 23 तक देखें तो भारत का जो रुपी है वो लगभग स्टेबल रहा है। तो हमको एक टैगलाइन दे दी गई है कि आपका जो रुपी है वो फ्लोट नहीं कर रहा, अब वो स्टेबलाइज्ड हो चुका है। तो अपने को कैटेगरी में डाल दिया है, स्टेबलाइज्ड अरेंजमेंट वाली कैटेगरी में। क्योंकि हम इन दिनों में दिसंबर 22 से अक्टूबर 23 तक हमने जो रूपी है उसका डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा नहीं देखा, या एप्रिसिएशन भी नहीं देखा, हम लगभग स्टेबल रहे हैं 80 से 82 के बीच में। ठीक है, तो ये आईएमएफ ने कहा है। वहां पे आर्टिकल 4 का रिव्यू प्रोसेस हुआ था। जो आर्टिकल 4 है आईएमएफ का,
आईएमएफ के चार्टर में आर्टिकल 4 उसमें ये कहा गया कि जितने भी करेंसी होल्डर्स होते हैं उनको रिव्यू किया जाए। और इन्होंने रिव्यू करके क्या कहा है कि जो मतलब पूरी रिव्यू के लिए पूरी प्रोसेस टीम बैठी थी जिन्होंने भारत को ये स्टैंडर्ड दिया है। रूपी डॉलर फ्लक्चुएशन बहुत रहा 19 से लेके 22 तक, वो हमने बताया। रिफॉर्म एसेट्स और पोटेंशियल ग्रोथ, इसने ये कहा कि भारत के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है, बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ठीक है, और ऐसा अज्यूम किया है कि 6.3% तक हम ग्रो करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर। इन्फ्लेशन आउटलुक की बात करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन इन्होंने कहा है वो कम होगा, ठीक, हेडलाइन इन्फ्लेशन कम होगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट भी जो है वो उम्मीद की जा रही है वो पहले से कम हो जाएगा, ये वाला घाटा भी अपना। आईएमएफ वॉशिंगटन डीसी यूएस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर इसकी क्रिस्टानिया जॉर्जिवा है और मेंबरशिप 190 कंट्रीज की है। 189 यूएन कंट्रीज है जो यूएन की भी मेंबर है, और एक ऐसा है कोसोवो जो यूएन का मेंबर नहीं है लेकिन आईएमएफ का है। अगली न्यूज क्या है? LIC granted extension until May 2032 to attain 25% minimum public shareholding। क्या कहता है ये? LIC को एक्सटेंशन मिल गया है किस चीज का, कि आप जो पब्लिक शेयर होल्डिंग की कैटेगरी है उसको मई 2032 तक पूरा कर लेना, समय दे दिया। क्या मतलब? देखो क्या होता है, जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको ऐसा कहा गया है, एक्सेप्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को छोड़ के जितनी भी कंपनीज होती हैं उनको ये कहा है कि आपके कम से कम 25% शेयर लोगों के पास होने चाहिए। 75% के मालिक आप होगे और 25% फंडिंग जो है ना वो शेयर्स की वो आप लोगों से लोगे, ठीक है, ऐसा कहा। और साथ में LIC को ये कह दिया कि अभी आपके पास 96% फंड आपके हैं और 4% आपने पब्लिक में बांटे हुए हैं, तो आपको 21% फंडिंग और पब्लिक में बांटनी है, यानी कि शेयर्स बांटने हैं। लेकिन लेकिन आपको टाइम दे दिया 2032 तक का, LIC को टाइम दे दिया 2032 तक का। ये न्यूज थी जो मैंने आपको बताई। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग मतलब अभी 96.5% LIC के गवर्नमेंट के खुद के पास है, 3.5% उन्होंने डाइवेस्ट किए हुए हैं यानी लोगों में बांटे हुए हैं शेयर। ये कहा है कि कम से कम 25% करने हैं, तो आप आराम से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। LIC जो है 1 सितंबर 1956 को बना था। इसके MD सिद्धार्थ मोहांती है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका है। अगली न्यूज क्या है? अगली न्यूज है नाबार्ड का एक इनिशिएटिव है टू एक्सेस ग्लोबल क्लाइमेट कैपिटल फॉर द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। नाबार्ड ने, एशियन डेवलपमेंट फंड ने और बिल एंड मेलिंदा गेट फाउंडेशन, इन तीनों ने मिलकर क्या किया है, एक फंड बनाया है। और उस फंड से क्या होगा, ऑल ओवर ग्लोब में क्लाइमेट के लिए एक्शन लिया जाएगा, यानी क्लाइमेट को अच्छा किया जाएगा, फूड सिक्योरिटी को ध्यान दिया जाएगा, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जाएगी, ठीक। और एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर एग्रीकल्चरल सेक्टर का इससे फायदा होगा। फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, और क्लाइमेट के कारण जो एग्रीकल्चर पे नुकसान पहुंचता है उस पर पैसा लगाया जाएगा, यानी कुछ ऐसा काम किया जाएगा कि जिससे क्लाइमेट का असर एग्रीकल्चर के ऊपर ना पड़े। तो ये फंडिंग तीनों मिलके कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक। अब ये क्या कहता है, द प्रोजेक्ट एलिजिबल फॉर सपोर्ट इंक्लूड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट, इरिगेशन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट एंड जीवा एग्रो इकोलॉजी प्रोग्राम बताता है। देखो क्या होता है, इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बंदे का काम नहीं है, कुछ ऐसे लोग होंगे जो क्लाइमेट के अंदर स्पेशल है, भाई हम क्लाइमेट को बचा सकते हैं, क्लाइमेट का इंपैक्ट फसलों पे कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबको मिला के काम हो रहा है, जिसमें एक है जीवा। जीवा क्या है, ये इकोलॉजिकल सॉल्यूशन देते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट को। तो जीवा जो है वो लॉन्च किया था नाबार्ड ने 2022 में। ये कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम है जिसमें क्या किया जाता है, लगभग 2.5 मिलियन हेक्टेयर तक की जमीन पर और 5,000 करोड़ की फंडिंग लगा के जो इरिगेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने का ये एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है जीवा, ठीक। नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन श्री शाजी केवी है। 12 जुलाई 1982 को ये बनता है, एक्ट है इसका 1981 का। एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी है जो रीजनल रूरल बैंक और एग्रीकल्चरल फील्ड को रेगुलेट करती है। अगली न्यूज क्या है, ईटीओ मोटर्स ने सिडबी से 12.5 करोड़ रुपीस जो है वो ग्रांट के लिए है ताकि 300 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स दिल्ली और हैदराबाद में स्टैब्लिश कर सके। 300 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स दिल्ली और हैदराबाद में स्टैब्लिश कर सके, इसके लिए ईटीओ मोटर्स ने सिडबी से लोन लिया है या ग्रांट लिया है 12.45 करोड़ का। तो सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
हेडक्वार्टर इसका लखनऊ के अंदर है और ये 1990 में बनता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, पूरे उस एरियाज के अंदर दिल्ली में, हैदराबाद में 180 चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। ठीक है, 50 के EV4 इको, इस तरीके के नाम, ये मिशन है, ये सिडबी का मिशन है। 50 के EV4 इको यानी कि 50,000 इस तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल अपने को चलाने हैं, जिसमें 2-3 व्हीकल 4 व्हीकल सारे आएंगे, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर सब आएंगे जो इलेक्ट्रॉनिकली चलेंगे, मतलब बिजली से चलेंगे। ठीक है, बिजली चार्ज करके फिर बैटरी से चलेंगे। तो अभी 300 3 व्हीलर दिल्ली और हैदराबाद में डिप्लॉय करने के लिए ईटीओ ने इतना ग्रांट लिया है। अगली न्यूज क्या है, अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट सर्ज बाय 28% टू रीच 42,270 करोड़, रिफंड अमाउंटिंग टू रुपीज 1.4 बिलियन। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ये क्या है। देखो, एक उद्गम पोर्टल है जिसको आरबीआई ने बनाया है। उद्गम पोर्टल पे क्या होता है, जितने भी बैंक्स हैं वो उद्गम पोर्टल पे जाके ये पता कर सकते हैं कि भाई हमारे अनक्लेम्ड डिपॉजिट कितने हैं। अनक्लेम्ड डिपॉजिट क्या होता है, ऐसे बैंक अकाउंट जिनको पिछले 10 साल से छुआ ही नहीं, ना तो उनमें पैसा आया ना उनसे पैसा गया। तो ऐसा कहा गया है कि 1.4 बिलियन रुपीस तो वापस कर चुके हैं उनके लीगल हायर को, और अभी और करना है क्योंकि 28% अनक्लेम्ड डिपॉजिट और निकल गए हैं। 42,270 करोड़ रुपए के अनक्लेम्ड डिपॉजिट अभी और देने हैं, ये बात कही जा रही है। ठीक, आरबीआई कैसे क्या कुछ कर रहा है, आरबीआई ने कुछ इनिशिएटिव चलाए थे, जैसे उद्गम पोर्टल चला दिया, 100 डेज 100 पेज कैंपेन चलाया था कि 100 दिन के अंदर इस तरीके से ये 100% पैसा आपको देना है। रिफंड जो है वो कैंपेन के अंदर दिया जा रहा है। ये सब कुछ आरबीआई के इनिशिएटिव है जिसकी मदद से ये काम हो रहा है। तो ये सारी न्यूज थी जिसके बारे में हमने बात की। अब सवाल ये है, आपको बताना है, एक तो सिडबी का हेडक्वार्टर बता दीजिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रही हूं मैं कि आईएमएफ ने भारत को फ्लोटिंग के अंदर रखा हुआ था पहले। हमारी रिजीम जो है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट वाली थी। आपको बताना है, वैसे मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है भारत के अंदर, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है। आपको बताना है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर रेगुलेशन किस किस का होता है। ए ऑप्शन आरबीआई का, आरबीआई रेगुलेट करता है करेंसी एक्सचेंज को। बी ऑप्शन मार्केट करती है। सी ऑप्शन मैनेज्ड फ्लोटिंग के अंदर दोनों ही करते हैं, ए और बी दोनों। और डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। आपको बताना है दोनों का आंसर। पहला सवाल है सिडबी का हेडक्वार्टर और दूसरा है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर करेंसी एक्सचेंज को मैनेज कौन करता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।